So we'll start off with a quick recap of what we have learned in the last session. पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में सबसे पहला टॉपिक है द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल्स पता होने चाहिए। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। रुदरफोर्ड के आगे के सारे मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन रुदरफोर्ड तक मतलब डेल्टन एंड थॉमसन ये सिर्फ होता है कि कनेक्ट करने के लिए। वाई यू हैव फॉर एग्जांपल डेल्टन मॉडल क्यों फेल हुआ, फिर नया मॉडल क्या था, फिर वो क्यों फेल हुआ, फिर वो फेल हुआ तो अगला कौन सा था, रुदरफोर्ड, फिर वो क्यों फेल हुआ, उसका अगला कौन सा था, नील्स बोहर, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होगा तो आगे अच्छे से समझेगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वॉज गिवन बाय, किसने दिया था, डेल्टन, डेल्टन एटॉमिक मॉडल। एंड इफ यू रिमेंबर, ये जो डेल्टन एटॉमिक मॉडल है, दिस डेल्टन एटॉमिक मॉडल was presented by Dalton in 1808। और ये इतना ही बताता है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इट टेल्स यू दैट, अभी ठीक है, यस नो, ओके। तो स्मॉलेस्ट atom is the smallest particle of a substance which cannot be further divided। तो atom मतलब होता है indivisible है। तो we have seen already, according to Dalton, all the matter is composed of small, hard, indivisible particles। Atoms of a given element, अगर आप सेम एलिमेंट के एटम्स की बात कर रहे हो तो दे आर आइडेंटिकल एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स मास। आइडेंटिकल मतलब उसका शेप साइज सेम होगा, और कैरेक्टरिस्टिक मास मतलब मास भी सेम होगा। मतलब फॉर एग्जांपल जितना मास ऑक्सीजन एटम का है उतना नाइट्रोजन का नहीं होगा। नाइट्रोजन का एक स्पेसिफिक मास है, ऑक्सीजन का एक स्पेसिफिक मास है। हर एक एलिमेंट के एटम का हर एक मतलब स्पेसिफिक मास है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। Then atoms combine to form a molecule, and then molecules combine to form a compound. That was the basic idea behind Dalton's model. अब इसका failure, there are so many reasons behind why this model was not accepted, लेकिन सबसे पहला and the most important, अब क्यों, क्योंकि 1808 तक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ज्यादा पता नहीं था। हाइड्रोजन, you know what is spectrum? What is spectrum? What is the meaning of spectra? What is spectra? कलर्स, ओके। तो डिफरेंट जो तुम वेवलेंथ देखते हो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं बेसिकली। तो स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ का रेंज, या फिर फ्रीक्वेंसी का रेंज, या फिर एनर्जी का रेंज, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो 1808 जब डेल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया तब तक हमारे पास स्पेक्ट्रम का इंफॉर्मेशन नहीं था ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं हुए। लेकिन देन in 1903 Thomson accidentally found that he was performing experiment with evacuated glass tubes, जिसमें एक कैथोड था एक एनोड था। कैथोड और एनोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रखा था। तो इट वाज सीन दैट एनोड के पीछे जो ग्लास है वहां से टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट आ रहे हैं, सिंटिलेशंस। तो उसको लगा कि ये जो टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट है ये आ रहा है कैथोड से, इसके लिए उसने बोला कैथोड रे। ही थॉट दैट दिस स्मॉल फ्लैशेस ऑफ लाइट दे आर कमिंग फ्रॉम कैथोड, हेंस इट वाज कॉल्ड एज कैथोड रे। एनोड के पीछे ग्लास था, ग्लास ट्यूब पे वो छोटे छोटे फ्लैशेस दिख रहे थे, बट ही थॉट दैट दिस फ्लैशेस ऑफ लाइट आर रेज व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम कैथोड। आफ्टर डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ दिस रेज, बहुत कुछ किया उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा, सो ऑन सो फोर्थ। तो उसको समझ में आया कि जो जिसको मैं रेज बोल रहा हूँ वो रेज नहीं है, वो कौन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्यों बोला, क्योंकि वो जो कैथोड रे का बीम था उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक प्लेट है पॉजिटिव एक प्लेट है नेगेटिव। तो अगर वो रे होते, आपको पता है रे डू नॉट हैव एनी चार्ज, तो रेज आर न्यूट्रल।
तो अगर रेज होते तो वो सीधा जाते, लेकिन ये जो रे था ना, ये टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट हो रहा था, और इट वाज बेसिकली रिपेल्ड बाय नेगेटिव प्लेट एंड अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव प्लेट। तो देन पता लग गया कि ये रे नहीं है, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को थॉमसन ने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स। तो द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ थॉमसन मॉडल is the discovery of negatively charged particle, that is electron. इलेक्ट्रॉन नाम भी उसने दिया था। देन ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे लोगों से क्वेश्चंस आए कि ठीक है, तुम बोल रहे हो, डेल्टन बोल रहा था एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, तुम बोल रहे हो एटम कैन बी डिवाइडेड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो एटम इज मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो पता था तब तक। तो अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, मतलब अब जो बच गया वो कौन होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। बट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई ओनली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कमिंग आउट, व्हाई नॉट पॉजिटिव। तो उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हैवी होगा, तो हैवी होगा तो कैसा होगा, वो स्पीयर जैसे दिखता होगा, सॉलिड स्पीयर जैसे। और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स इस सॉलिड स्पीयर के अंदर एम्बेडेड है, जस्ट लाइक ए वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग, इसलिए इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट इन वेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है वापस से, और फिर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब पॉजिटिव चार्ज, पूरा ही पॉजिटिव चार्ज एक सिंगल यूनिट है। नेगेटिव चार्ज जो है वो छोटे 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 पीसेस है, इवन दो टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इज सेम, राइट। ऐसा इमेजिन करने के लिए, सिर्फ एक एनालॉजी के लिए मान सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज 100 रुपए का नोट है और इलेक्ट्रॉन्स एक एक रुपए के 100 कॉइन है, जस्ट टू इमेजिन। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है ना, दे आर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे कैन कम आउट, वेयर एज पॉजिटिव चार्ज इज अ बिग पार्टिकल, तो इट कैन नॉट कम आउट। तो उस पे बेस्ड था इसका मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, राइट। गुड। अब ये प्लम पुडिंग मॉडल, इट फेल टू एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स जो हमने डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि जरूरत नहीं थी हमको। ओके, तो इसने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, तब तक 1903 तक हमको हाइड्रोजन के कुछ लाइंस पता थे, आगे आएगा वो, क्योंकि तब तक हमको लाइट के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज था। तो वो हमको पता था कि ये जो हाइड्रोजन है, ये और ये लाइन इमिट करता है, ये और ये, मतलब डिस्क्रीट है, मतलब ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ। तो जो स्पेक्ट्रम एटम, हाइड्रोजन एटम इमिट कर रहा है, वो स्पेक्ट्रम प्लम पुडिंग मॉडल फेल टू एक्सप्लेन, वो समझा ही नहीं पाया, राइट। और भी बाकी फेल्यूर्स है विच विल नॉट गो इनटू इट। लेकिन देन रुदरफोर्ड वांटेड टू वेरीफाई, पहली बात तो उसको वेरीफाई करना था कि जो थॉमसन बोल रहा है करेक्ट है कि नहीं। नंबर 2, उसको एटम का डिटेल स्ट्रक्चर का स्टडी करना था। तो ही थॉट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जिसमें हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स, उसको हम लोग बम्बार्ड करेंगे गोल्ड फॉइल पे। और गोल्ड फॉइल पे क्यों, क्योंकि गोल्ड हेवी होता है, हेवी मतलब वेट में हेवी नहीं, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर ज्यादा होता है। क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल, टारगेट टारगेट यहाँ पे है गोल्ड, जब अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिवली चार्ज, मतलब डबली आयोनाइज हीलियम एटम, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। तो जब हीलियम का न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ये जब इंटरैक्ट करेगा किसके साथ, टारगेट के एटम के साथ, तो टारगेट के एटम के पास भी न्यूक्लियस है, तो उसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर टारगेट ये लाइट हुआ तो वो खुद अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे देखते क्या है कि गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद स्कैटरिंग कितने एंगल पे कितना हुआ। आप सोचो कि सपोज ये टारगेट न्यूक्लियस था, लाइट था, लाइट, और अल्फा पार्टिकल आया, इंटरेक्शन की वजह से अपनी जगह से मूव हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा। तो जस्ट टू अवॉइड दिस, टारगेट न्यूक्लियस अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए, इसके लिए गोल्ड यूज किया। और डेफिनेटली बाकी भी चीजें थी, सिर्फ गोल्ड यूज करने का सिर्फ एक रीजन नहीं था,
देयर आर अदर आल्सो। गोल्ड फॉइल, फॉइल हर एक मेटल का नहीं बनता है ना। फॉइल, यू कैन नॉट कन्वर्ट एनी मेटल इनटू फॉइल। तो ऐसा नहीं होता कि तुम लोखंड का फॉइल बना लोगे, राइट। तो आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, और उसको रस्टिंग भी होता है, गोल्ड को कहाँ रस्ट होता है। तो बाकी भी चीजें थी, राइट। तो इसको बोलते हैं फेमस एक्सपेरिमेंट है रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड ने खुद नहीं किया ये, लेकिन उसको बोलते हैं रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसने अपने स्टूडेंट्स को बोला था, दो स्टूडेंट थे, याद है क्या नाम, गिगर्ट मार्सडेन। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देयर आर फोर थिंग्स। नंबर वन इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अभी अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या क्या होता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में सीखोगे इसी चैप्टर में आगे जाके। उसके बाद था कॉलीमेटर। कॉलीमेटर का काम है अल्फा पार्टिकल्स को फोकस करना और एक्सीलरेट करना। उसके बाद था गोल्ड फॉइल। उसके बाद था डिटेक्टर। डिटेक्टर यहाँ पे उस टाइम पे जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो माइक्रोस्कोप था विच कैन मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो ये चार कंपोनेंट्स थे। ओके, तो एज यू कैन सी हियर, तो एक सेटअप में सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, कॉलीमेटर है, देन यू हैव गोल्ड फॉइल, देन यू हैव अ डिटेक्टर विच इज अ माइक्रोस्कोप विच कैन मूव। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है। नाउ लेट अस लुक एट वर्किंग। वर्किंग भी क्या, डायग्राम से समझ में आ ही जाएगा आपको। द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सोर्स, they are accelerated and converted to a fine beam with the help of a collimator. These energetic alpha particles are made to incident on gold foil. ये तो क्लियर है, उतना तो होने ही वाला है। अब गोल्ड फॉइल से स्कैटर होने के बाद अलग अलग एंगल्स पे, एट डिफरेंट एंगल्स, द सिंटिलेशन वेर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो अलग अलग एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल मिले। अभी अल्फा पार्टिकल तो तुम देख नहीं सकते, इसके लिए जो स्क्रीन था ना, मैंने कल नाम बताया था, क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरोसेंस पेन। होता क्या है, इस पे अगर एक पार्टिकल आके हिट करेगा तो एक फ्लैश जनरेट होगा, दो पार्टिकल आएंगे तो दो फ्लैश जनरेट होंगी। तो उस टाइम पे क्योंकि कंप्यूटर्स थे नहीं, तो उस टाइम पे गीगर एंड मार्टिन ने हर एक एंगल पे काउंट किया, लिटरली मैन्युअली काउंट किया, और एक बार नहीं बार बार, क्योंकि एरर भी आ सकता है, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, ह्यूमन एरर हो सकता है, बाकी चीजें भी हो सकती है। तो दे काउंटेड दिस मेनी टाइम्स, लिटरली दे काउंटेड नंबर ऑफ फ्लैशेस सिंटिलेशन एट ऑल द एंगल्स। तो 0 से 180 डिग्री तक दे केप्ट ऑन काउंटिंग दिस नंबर ऑफ सिंटिलेशंस। फिर उनको समझ में आया, ऑब्जर्वेशंस में से समझ में आया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडेविएटेड। मोस्ट मतलब कितना, 99.86, 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए ही नहीं, वो सीधा चले गए। तो ये सबसे पहला चैलेंज था फॉर थॉमसन मॉडल, क्योंकि थॉमसन मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज एक सॉलिड स्फीयर है, और अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल आर पार पेनिट्रेट नहीं हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब क्या, 99.86% ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएट ही नहीं हुए, तो इसका मतलब ये होता है कि एटम इज मोस्टली एम्प्टी, राइट। तो एटम इज मोस्टली एम्प्टी, हम उस पर आएंगे आगे। फिर जो बचे हुए 0.14% थे, वो 0.14% वेयर फाउंड टू स्कैटर एट एंगल ग्रेटर देन 0.1 डिग्री। 0.1 डिग्री से ज्यादा सिर्फ 0.14% है, उसमें भी 1/8000 is scattered at 90, और 1 in a million is back scattered। सबसे पहले तो ऐसा है कि अगर सॉलिड स्फीयर जैसा होता तो जो पार्टिकल्स है वो अनडेविएटेड जाता ही नहीं, वो डेविएट होते बट स्मॉल एंगल पे होते, लार्ज एंगल पे मिलता नहीं, और तुमको यहाँ पे लार्ज एंगल पे भी मिल रहा है। तो लार्ज एंगल पे स्कैटरिंग तब होता है जब चार्ज एक छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हो। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। गुड। तो ये बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन रुदरफोर्ड मेड सम कंक्लूजन। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सबसे पहला उसने बोला द लार्ज स्कैटरिंग एंगल is possible only because alpha particles are repelled by a massive positive center called as the nucleus। जैसे मैं तुमको अभी बताया, अगर पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर जैसा है, एक बड़े वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लार्ज एंगल पे स्कैटरिंग होता ही नहीं है। जितना चार्ज स्मॉल रीजन में फोकस्ड हो
उतना ही लार्ज एंगल पे स्कैटरिंग होता है फिर, करेक्ट। लेकिन उसमें भी कंडीशंस है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर 11th स्टैंडर्ड याद होगा ना, 11th में मैंने कोलिजन का थ्योरी पढ़ाया था आपको। तो क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन। एक होता है हेड ऑन कोलिजन। अगर गोल्ड का न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल ये एक ही लाइन में आ गए, तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन दिस विल गो बैक। अल्फा पार्टिकल विल गो बैक मतलब 180। थोड़ा सा साइड से अगर आया, थोड़ा सा साइड से, हेड ऑन नहीं है, थोड़ा साइड से है, तो इट विल बेसिकली गो एट एन एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ये तब होता है जब पॉजिटिव चार्ज, किसका पॉजिटिव चार्ज, गोल्ड के एटम का पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत स्मॉल रीजन में हो तो ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। अगर बड़े रीजन में हो तो स्मॉल एंगल पे स्कैटरिंग मिल जाता है आपको। यहाँ पे 0.1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे सिर्फ 0.14 थे। उल्टा है ये, उल्टा। क्योंकि मैंने अभी बोला अगर बड़े वॉल्यूम में चार्ज हो तो स्मॉल एंगल का स्कैटरिंग होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री तक बहुत लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मिलने चाहिए थे, मिले नहीं। राइट, इसका मतलब ये हो गया कि जो एटम है उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से सेंटर में है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। जैसे थॉमसन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन, इसका कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस। अब कितने एंगल पे कितना कितना स्कैटरिंग हुआ, उससे रुदरफोर्ड came to a conclusion that the size of a nucleus is 10 raised to minus 15 meter, that is 1 femtometer, 10 raised to minus 15, which is 1 lakh times smaller। 1 lakh मतलब 100,000 times। तो 1 लाख गुना, ये 1 लाख वर्ड बाहर नहीं होता है, मतलब 1 लाख इंग्लिश में नहीं है, 100,000 बोलते हैं उसको। इट इज 100,000 टाइम्स लेस देन द साइज ऑफ एटम। ओके, देन वो तो यहाँ मेंशन कर दिया उसने, हो गया। गुड, यहाँ तक क्लियर। तो ये बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशंस थे वो थे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, तो उसके जो मॉडल थे उसके 3 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर वन, द एटम हैज अ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज कोर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। नंबर टू, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ एटम्स इज कन्फाइंड इन द न्यूक्लियस। अभी टोटल पॉजिटिव चार्ज बोल तो दिया ना कि हर एक एटम में सेंटर पे एक कोर होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। मतलब समझ में आ गया कि पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, न्यूक्लियस में है। लेकिन न्यूक्लियस में पूरा मास भी है, मोर देन 99%, 99.9%। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द मास, क्यों क्यों वही तो बात है ना, क्यों? क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व किया था, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ। अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन अभी तक आया नहीं, ठीक है। 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास 1800 गुना ज्यादा है, तो 10 का 18,000। मतलब समझ में आ रहा है, मोस्ट ऑफ द मास कहाँ से आ रहा है, प्रोटॉन से। और प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ है, हाँ न्यूक्लियस। तब प्रोटॉन भी वर्ड नहीं दिया था, तब से पता था पॉजिटिव चार्ज। तो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इज कन्फाइंड इनटू न्यूक्लियस एंड एंटायर मास इज कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। फिर लोग पूछते हैं ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। किसका चक्कर लगा रहे हैं, न्यूक्लियस का। सिमिलर टू planets revolving around sun, okay। And as you know, as the size of nucleus is 10 power minus 15 और size of atom is 10 power minus 10, बराबर। तो size of nucleus is 10 raised to 5 times smaller than the atom। इसका मतलब atom is almost empty। So as the size of nucleus is 10 raised to minus 15 meter, about 1 lakh times smaller than the size of an atom, the atom mostly consists of empty space। तो मोस्टली एम्प्टी है। यहाँ तक क्लियर, गुड, राइट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रॉम रुदरफोर्ड मॉडल। अब इसके फेल्यूर क्या है, इसके बहुत सारे फेल्यूर्स है, विल सी वन बाय वन। पहले तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा डबल हो गया, कोई बात नहीं, ओके। हाँ, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, सबसे पहले इट फेल्स टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व
हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। तब उस टाइम पे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम थोड़ा सा पता था, पूरा नहीं पता था। आपने सुना है क्या लीमैन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फूड? कहाँ सुना है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री में हुआ है। वेरी गुड, गुड। बता के फंस गए। बताओ तो मेरे को, लीमैन सीरीज का वेवलेंथ क्या होता है, कौन से रीजन में लाया करता है? तुमने बताया ना, हमने पढ़ा है, तो मेरे को बताओ। लीमेन लाइमेन जो भी बोलते हो तुम उसको, उसका वेवलेंथ कौन से रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में आता है? अल्ट्रावायलेट, वेरी गुड। तो कैन यू सी अल्ट्रावायलेट लाइट? नो, यू कांट। बाल्मेर का विजिबल में आता है। वेरी गुड। तो बाल्मेर सीरीज इज इनविजिबल। तो एटलीस्ट उस टाइम तक, क्योंकि विजिबल था तो हमको दिखता है, ह्यूमंस को विजिबल लाइट दिखता है। तो उस टाइम पे बाल्मेर के जो लाइंस थे, जिसको तुम एच अल्फा, एच बीटा, एच गैमा बोलते हो, कम से कम वो पता थे। और हमको ये पता था, ये रिमेम्बर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। जिनको नहीं पता होगा तो आज बता देता हूँ, पहले भी बताया मैंने। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रा, जिसको तुम, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी लाइन होता है, बाद में देखेंगे। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस में तुमको पूरे स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस वेवलेंथ दिखेंगे, कंटिन्यूअस, विदाउट एनी गैप इन बिटवीन। लाइन स्पेक्ट्रा में तुमको सिर्फ कुछ लाइंस दिखते हैं, यू कैन सी ओनली फ्यू लाइंस। ओके, बराबर। तो तब हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा के कम से कम पहले तीन लाइन बताते हैं, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा। तो कोई भी एटॉमिक मॉडल हो, इट शुड एक्सप्लेन प्रॉपरली कि ये जो लाइंस है ये क्यों आ रहे हैं। तो पहला फेल्यूर था, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। अब ऐसा क्यों? क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अभी क्लासिकल मतलब पुराना वाला, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिटेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। जितना इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन का फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, उतना ही फ्रीक्वेंसी किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो इमिट कर रहा है उसका होना चाहिए। ठीक है। दस दे वुड इमिट एनर्जी विथ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब समझाता हूं, पहले देख लो थोड़ा ऊपर ऊपर से, फिर देखते हैं। This that is an atom should emit continuous spectra, but what we observed experimentally is in contradiction with this expectation. We know that atoms have very stable structure and atoms emit line spectra. अभी थोड़ा सा लिखने का तरीका और समझने का तरीका अलग होता है। तो पहले समझ लो कि हो क्या रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, बराबर, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन है उतना ही फ्रीक्वेंसी होना चाहिए किसका? इमिटेड लाइट का। लाइट मतलब कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ यू शुड नो कि क्या होता है यहाँ पे, एन एक्सीलरेटेड पार्टिकल, क्योंकि ये जो मोशन है ना, ये एक्सीलरेटेड मोशन है। इवन दो यू, डू यू रिमेंबर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये एक्सीलरेटेड मोशन है कि नॉन एक्सीलरेटेड है? एक्सीलरेटेड। वाई? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये भी सर्कुलर मोशन है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यही कर रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड भले कांस्टेंट हो जाए, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब ये मोशन क्या हो गया? एक्सेलरेटेड हो गया। आपको पता होना चाहिए, अगर अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो एनर्जी इमिट करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एनर्जी इमिट कर रहा है। बात सही है, एनर्जी इमिट तो हो रही है। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है कि एक लाइन है, फिर नहीं है, फिर एक लाइन है, मतलब एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट नहीं हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में था तो उसको क्या करना चाहिए था? कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करना चाहिए था। और अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा है तो उसका एनर्जी कम होगा। एनर्जी कम होगा, ठीक। सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो एनर्जी लूज करते जाएगा, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा? स्पाइरल होगा। किस में स्पाइरल होगा? न्यूक्लियस के अंदर। मतलब उसका ऑर्बिट क्या होता जाएगा? कम। ऑर्बिट कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि नहीं?
तुमको बोला मैंने, एक ग्राउंड है, जिसका सरकमफेरेंस 10 किलोमीटर का है, जाओ चक्कर काट के आओ, कुछ टाइम लगेगा तुमको, दैट विल बी कॉल्ड एज टाइम पीरियड, उसका रेसिप्रोकल विल बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। बराबर। अब मैंने बोला कि ये छोटा करते हैं, इसको 5 किलोमीटर कर देते हैं। अब जो सरकमफेरेंस है वो 5 किलोमीटर का है, बराबर। तो टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। वेरी गुड। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ बढ़ेगा, क्योंकि टाइम कम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो उसका रेडियस क्या हो रहा है? छोटा छोटा हो रहा है। रेडियस कम होने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ना। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो वो जो एनर्जी इमिट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ना चाहिए था, मतलब उसका एनर्जी भी बढ़ना चाहिए था। ठीक। तो ऐसा करते 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 फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में। तो पहली बात तो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था कंटिन्यूअस, और वो भी विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी। लेकिन हमको ऑब्जर्वेशनली क्या मिलता है? सिर्फ 3 लाइंस। 3 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तब उतना ही पता था हमको। तो इट बेसिकली फेल्स टू एक्सप्लेन कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है। बराबर। होना चाहिए था कंटिन्यूअस विद इंक्रीजिंग एनर्जी, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा है, तो दैट वाज द फर्स्ट फेल्यूर। रिमेंबर, एनी थियरी शुड मैच विद द ऑब्जर्वेशन। इफ यू आर सेइंग समथिंग एंड प्रैक्टिकली यू आर सेइंग समथिंग एल्स, तो वो चलता नहीं है वैसा। नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अगर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके स्पाइरली हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, तो एटम बचेगा? नहीं बचेगा। तो इट रेजेस अ बिग क्वेश्चन ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और अगर एटम स्टेबल नहीं है तो इस वर्ल्ड में कुछ स्टेबल नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली एट द बेसिक लेवल एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। बराबर। तो इट रेजेस अ बिग क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, एक्सीलरेटेड चार्ज, मैंने पहले बता दिया, ये एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। द एनर्जी ऑफ accelerated electron should therefore continuously decrease and follow an inward spiral path and finally fall into the nucleus. That is, no stable atom could exist. यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? गुड। तो अब हम जाएंगे अगले टाइप के मॉडल पे। ओके। तो हियर ऑनवर्ड्स, क्योंकि थोड़े बहुत इक्वेशन हमको डिराइव करने पड़ेंगे, तो आई विल स्विच टू नॉर्मल बोर्ड। ओके। तो जस्ट टू नो फ्रॉम योर साइड हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड। तो वो एक बात बताओ, रुदरफोर्ड का मॉडल, रुदरफोर्ड के मॉडल में कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ? रुदरफोर्ड ने क्या बताया? पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? सेंटर ऑफ द एटम पे, उसको बोला न्यूक्लियस। लोगों ने बोला कि फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट में होंगे, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। लेकिन ही फेल्ड टू एक्सप्लेन। लोगों ने बोला अच्छा ऐसा है, सर्कुलर ऑर्बिट में होंगे, डू यू नो सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पता है? बोला हाँ पता है। तो पता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो मोशन क्या है? एक्सीलरेटेड। बोला बराबर बोल रहे हो। फिर तुमको पता है एक्सीलरेटेड चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है? बोला हाँ। तो अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस मिलना चाहिए, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, स्पाइरल होना चाहिए। मतलब एटम तो स्टेबल नहीं है। तो जो तुम बोल रहे हो दोनों ही नहीं हो रहा है, एक तो एटम भी स्टेबल है और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी नहीं मिल रहा है। तो ही फेल टू एक्सप्लेन दिस बेसिक पॉइंट्स। तो फिर आया उसके बाद नील्स बोर, उसको हम लोग बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। तो डिड आई टेल यू? आई टोल्ड यू वंस, शायद बताया था, पता नहीं। हम्म। तो मेरा एक फ्रेंड था, वी यूज टू गिव वाइवा टुगेदर। हमारे ओरल्स होते थे ना, तो हर एक प्रैक्टिकल के बाद ओरल होता है हमारा। हाँ, हर एक प्रैक्टिकल के बाद तुम अगर ओरल क्लियर नहीं कर रहे हो, जब तक तुम वाइवा क्लियर नहीं करते हो, रिपीट करते जाओ। तो हम लोग क्या करते थे कि हम जाते नहीं थे वाइवा के लिए, आखिरी के 15 दिन में देखेंगे। फिर अल्टरनेट प्रिपेयर करते थे, एक प्रैक्टिकल में एक वो, एक में एक वो। फिर जो प्रैक्टिकल पे गए और मैं प्रिपेयर नहीं हूँ वो है, और मुझे क्वेश्चन पूछ लिया ना एग्जामिनर ने, तो बोलता था नहीं नहीं इसको पता है, इसको समझाते नहीं आता, ही नोस, इसीलिए तो प्रैक्टिकल किया है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है बेचारा, तो मैं बता दूंगा। तो बोहर ने भी वही काम किया। अच्छा दोस्त था, दोस्त है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बोहर बोहर ने बोला कि व्हाट रुदरफोर्ड इज सेइंग इज करेक्ट,
सिर्फ वो उसको समझा नहीं पा रहा है। तो बोहर ने रुदरफोर्ड का ही मॉडल 3 पोस्टुलेट्स पे बेस्ड एक्सप्लेन कर दिया। तो रुदरफोर्ड ने जो बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड बोहर एक्सप्लेन दिस मॉडल बेस्ड ऑन 3 पोस्टुलेट। उसने बेसिकली क्या किया, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी तीनों को कंबाइन कर दिया। तो देखो, ये किसी बुक में तुमको मिलेगा नहीं, तुमको खुद को समझना होता है। 3 पोस्टुलेट 3 थ्योरी, हर एक पोस्टुलेट एक एक थ्योरी पे बेस्ड है। तो पोस्टुलेट नंबर 1 इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी भी बोल सकते हो तुम। ठीक, बराबर। अभी ये है क्या वो समझ लो। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक। लेकिन आपको पता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, अगर मोशन सर्कुलर है, तो कौन सा फोर्स कंपलसरी, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है, कहीं ना कहीं से तो आता है। एग्जाम्पल, व्हेन मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हेन यू go round and round on a road, then friction between tire and road surface provides necessary centripetal force। वैसे ही यहाँ पे the necessary centripetal force, the necessary centripetal force centripetal force is provided by, एक है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है, एक है न्यूक्लियस जो पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय provided by electrostatic force of attraction किसमें किसमें, between the nucleus and the electron। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। और अगर वहां पे गलती से टेक्स्ट बुक में नोट्स में इलेक्ट्रॉन्स कर दिया होगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन कर लो। फिलहाल हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक। गुड। और बाय द वे, ये जो बोर्स के पोस्टुलेट है ना, ये ओरिजिनली सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए थे। तो मैं दोनों का डिफरेंस बता दूंगा कि हाइड्रोजन हुआ या हाइड्रोजन लाइक हुआ, तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, बराबर। तो बोहर ने बोला कि ये बराबर बोल रहा है रुदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही है। मैं समझाता हूँ कैसे है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। क्योंकि चार्जेस की बात हो रही है, तो कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई डोंट एग्री विथ यू, तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ स्टैटिक है, वो तो घूम रहा है। तो घूम रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ से हो गया, बताओ बताओ कहाँ से हो गया, बताओ। सोचा ही नहीं कभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कहीं पे भी हो, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज सेम। इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ना डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की नहीं। रिमेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गुड, राइट। Centripetal force is mv square by r, and this is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2। Q1 is charge on electron, Q2 is charge on proton upon r square। मैंने जैसे बोला कि ओरिजिनली ये थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था, बाद में इसको जनरलाइज किया। हाइड्रोजन एटम में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो बराबर E × E²। लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक, मतलब जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, राइट, तो उसमें
अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की भी बात कर रहा हूं, लेकिन प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो वन नहीं होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं हीलियम एटम लेता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स? दो। एक को भगा दिया, कितना बचा? एक। एक बचा, बराबर। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? तो क्या लिखूंगा मैं? टू ही। लिथियम का क्या लिखूंगा? थ्री। तो इन जनरल क्या लिखूंगा? जेड ई स्क्वायर। गुड। तो जेड ई स्क्वायर, तो एक आर, एक आर गया। ये हम लोग बाद में कैंसिल करेंगे, अभी फिलहाल तो सिर्फ इतना बताना चाहिए, विल कैंसिल इट आउट लेटर ऑन। ये था पहला पोस्टुलेट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके। तो ये याद रखोगे ना, तो मतलब बेसिकली यू विल नॉट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग एल्स, सब याद होना चाहिए। पहला पोस्टुलेट हमको बताता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे बेस्ड होगा। नंबर टू, पोस्टुलेट नंबर टू। अभी लोग है ना, मतलब क्या होता है कि लोग बहुत क्वेश्चंस करते हैं, मतलब कि तूने क्या नया बता दिया? अरे वो तो उसने बताया ही था कि सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन, तूने सिर्फ इतना बता दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है। स्टेबिलिटी बताओ। अभी तो बोला हमने कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो मोशन क्या है? एक्सेलरेटेड है, तो वो स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो उसने क्लासिकल थ्योरी का यूज किया। उसने मतलब देखो, हमको पता है प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे हैं, राइट? प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे हैं और वो ऑर्बिट स्टेबल है, ये कब होता है पता है? क्लासिकल मैकेनिक्स में, when the angular momentum is equal to integral multiple of h upon 2 pi। मतलब जो जो ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा, h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई, ये सारे क्या होते हैं? स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक। ओके। तो ओनली दोज ऑर्बिट्स, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड, या फिर स्टेबल, आर स्टेबल और अलाउड और परमिटेड, आर परमिटेड in which angular momentum of electron। अभी एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस मत लिख देना, चक्कर कौन काट रहा है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस नहीं काट रहा है, तो गलती से भी मत लिख देना न्यूक्लियस। तो इस पे भी गड़बड़ होगी, ये नहीं पता होगा तो आगे के फॉर्मूला डिराइव नहीं होते। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर स्टेबल और परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इज इंटीग्रल मल्टीपल of h upon 2 pi। These orbits, these orbits are known as, are known as stable orbits, या फिर permitted orbits, या फिर allowed orbits। And when electron is in such a orbit, such a orbit, it does not radiate energy, it does not radiate energy। क्योंकि प्रॉब्लम था ही वो ना, कि सर्कुलर ऑर्बिट है तो सर्कुलर मोशन क्या है? एक्सीलरेटेड मोशन है। अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो चार्ज पार्टिकल का एक्सीजन हुआ तो क्या होगा? एनर्जी रेडिएट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा? स्पाइरल हो जाएगा। तो फिर बोहर ने बताया कि ऐसे कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, तो ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं अलाउड ऑर्बिट्स। मतलब ऐसे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, बराबर। अब एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है तो एनर्जी लूज हो रहा है क्या? नहीं। तो अभी स्पाइरल होगा क्या? नहीं होगा। दैट इज द आइडिया। तो एंगुलर मोमेंटम एल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल तो n की वैल्यू 1 2 3 4 है ना, h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल है। क्लियर यहाँ तक? सिर्फ सीबीएसई के एनसीईआरटी के बुक्स में ना इसको ऐसा लिखते हैं, कई जगह पे लिखते हैं एन एच क्रॉस। एच क्रॉस होता है h अपॉन 2 पाई। तो ऐसा मत समझना कि एच कैंसिल कर दिया, कैंसल्ड एच नहीं हो, उसको एच क्रॉस बोलते हैं। दैट इज h अपॉन 2 पाई। तो बहुत बार कभी कभी नीट जेई के एग्जाम में ऐसा लिख के कहीं पे आ गया एच क्रॉस, दैट इज h अपॉन 2 पाई। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर श्योर। ये तुम शो भी कर सकते हो, यू कैन प्रूव दिस।
इफ यू वांट टू प्रूव आई विल जस्ट डू इट, वो बुक में भी दिया है, नोट्स में दिया है मैंने आपको, पर ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, करना है तो कर लो। ये शो कैसे करते हैं हम, तो प्रूफ भी देख लेते हैं। यू नो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? आयो नहीं, कहाँ सीखा था? रोटेशनल डायनामिक्स में सीखा था। एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम ऑफ आई ओमेगा। नहीं याद, कोई बात नहीं, लीनियर मोमेंटम याद है, पी इक्वल टू एम वी। मैंने बताया था, आपको लीनियर मोशन पता है तो एंगुलर बाय डिफॉल्ट पता है। पी लीनियर मोमेंटम, पी की जगह पे एल लिख दो, एंगुलर मोमेंटम। एम मास इनर्शिया होता है, यहाँ पे रोटेशन जैसे लिख दो आई। वी स्पीड होता है, यहाँ पे लिख दो ओमेगा, तो एल इक्वल टू आई ओमेगा। ये हो गया, ये पता है। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर। यू नो व्हाट इज ओमेगा? वी बाय आर। ठीक, तो क्या आ गया? एम वी आर। एम वी आर आ गया, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम, बराबर। ओके, अच्छा वो स्टेटमेंट है, सॉरी, मैं कुछ और प्रूफ कर रहा था लेकिन ये स्टेटमेंट लिख दिया मैंने। तो ये स्टेटमेंट है, दिस इज स्टेटमेंट, यू टू रिमेंबर दिस। ये अगले मॉडल में आएगा कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आया, ये आ गया है, बताऊंगा मैं, इसी चैप्टर में है। तो द आइडिया हियर इज एन एल इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये स्टेटमेंट है, इसको प्रूव नहीं कर सकते हम लोग। इसको प्रूव करने के लिए तुमको डी ब्लॉगली हाइपोथेसिस यूज करना पड़ेगा, वो हम करेंगे आगे जाके। गुड, तो एल इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एंड एल इक्वल टू एम वी आर। तो ये जो दो इक्वेशन है, यहाँ से क्या मिल गया हमको? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। इसको बाद में यूज करना है इसलिए लिख दिया है बना के। यहाँ तक क्लियर? गुड, पक्का पक्का। तो जस्ट जस्ट टू चेक, तीसरे पॉस्टुलेट पे जाने से पहले आई वुड वांट टू नो कि तुमको कितना याद है। तो बोहर का पहला पॉस्टुलेट क्या था और कौन से थ्योरी पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे बेस्ड है, और क्या है वो पॉस्टुलेट? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय electrostatic force of attraction between electron and nucleus. So mv square by r equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 ze square by r square. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और न्यूक्लियस का जेड ई है। अगर ये हाइड्रोजन के लिए यूज करना हो तो जेड की वैल्यू 1 लिखेंगे। आई अज्यूम कि तुमको जेड मतलब एटॉमिक नंबर का एग्जैक्ट मतलब पता है, पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता होना चाहिए कि जेड होता है जो एलिमेंट आइडेंटिफाई करता है। जेड नंबर चेंज होना मतलब एलिमेंट चेंज होना, ये पता होना चाहिए। सेकेंड पोस्टुलेट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। देखो प्रॉब्लम क्या है कि सर्कुलर मोशन बोलने से कुछ नहीं हुआ ना, बोल तो दिया कि सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है बता दिया, लेकिन अभी तो देखा था हमने कि रुदरफोर्ड फेल क्यों हुआ, क्योंकि वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो इसने क्या बोला कि अगर मैं क्लासिकल थ्योरी यूज करता हूँ तो क्लासिकल थ्योरी में कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम, मतलब जो चक्कर काट रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन टू पा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो ऐसे ऑर्बिट स्टेबल होते हैं। तो similarly, he said if I apply classical theory, then electrons can have certain allowed orbits in which the angular momentum of electron should be equal to h upon 2 pi. तो L equal to NH upon 2 pi. ऐसे ऑर्बिट्स परमिटेड होते हैं, अलाउड होते हैं। गुड, क्योंकि आपको पता होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है आपको, n इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फिर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, n की वैल्यू 1 मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? फर्स्ट ऑर्बिट में। 2 कहाँ है? तो बीच में क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो बीच का स्पेस है वहां पे वहां पे एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो एन एच अपॉन टू पाई नहीं होता है, राइट। वो बाद में देखेंगे, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, वहां गया तो वो एनर्जी रेडिएट करने लगेगा। ये तो दो पोस्टुलेट। तीसरा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहाँ से आया वो भी समझ लो। हर एक पोस्टुलेट पे क्वेश्चन रेज होते हैं। पहले पोस्टुलेट पे बोला सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, पर स्टेबल स्टेबिलिटी समझाओ, तो इसने समझा दिया स्टेबिलिटी। अब बोला कि अच्छा स्टेबल तुम बता रहे हो कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, फिर तुम स्पेक्ट्रम कहाँ से देख रहे हो? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो पता था ना,
तो एक्सप्लेन हाउ डज एन एटम इमिट एनर्जी। तो इसने बोला कि फिर आपको पता है कि प्लैंक ने क्या बताया था? पता है प्लैंक ने क्या बोला था? एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ईच पैकेट इज कॉल्ड एज अ क्वांटा या फिर फोटोन। तो एनर्जी मतलब फोटोन इज इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो वो था पोस्टुलेट नंबर 3 बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। पोस्टुलेट 3 क्योंकि डेफिनेट है ना, अगर ये बोल रहा है स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी नहीं इमिट होना चाहिए, तो फिर स्पेक्ट्रम कहाँ से मिल गया? तो ये बोलता है कि एटम एटम emits energy in the form of packets, the form of packets whenever electron makes a transition, whenever electron makes a transition, कहाँ से कहाँ? From higher energy state to lower energy state, from higher energy state to lower energy state। एक काम करते हैं, n को मान लेते हैं हायर एनर्जी स्टेट। अब इस चैप्टर में, थ्रू आउट दिस चैप्टर, मैं n को यूज करूंगा हायर एनर्जी स्टेट के लिए, जिसको तुम एक्साइटेड स्टेट भी बोलोगे बाद में जाके। आई होप यू नो व्हाट इज एक्साइटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन? व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू हायर लेवल्स, उसको बोलते हो तुम एक्साइटेड स्टेट। वाई? क्योंकि उसको एनर्जी मिल गया तो वो अपर ऑर्बिट में चला गया, है ना। जैसे तुमको पैसा मिल गया, तुम घर से बाहर जाते हो ये खरीदने वो खरीदने, वैसे भी वो गया शॉपिंग के लिए, निकल गया वो। पैसा खत्म होने के बाद कहाँ जाते हो? घर पे। ये भी अपने अपने जगह पे वापस आता है बाय रिलीजिंग एनर्जी। वही ये थर्ड पॉस्टुलेट है। व्हाट इज पी? लोअर एनर्जी स्टेट। दैट इज व्हाई कीप ऑन सेइंग फिजिक्स इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव टू थिंक। और ये जो नोट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको, क्योंकि मैं जब लिख रहा था तब मेरे दिमाग में जैसा इंग्लिश के वर्ड्स है मैंने वैसा नोट्स बनाया, सब करेक्ट है ये भी वो भी। सिर्फ थोड़ा सा ग्रामर का डिफरेंस मिलेगा आपको, दैट इज ओके। नो वन विल कट योर मार्क्स फॉर changing the structure of a of course sentence। you if you change structure of atom then marks will go। वो तो उल्टा बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स आर रिवॉल्विंग। ओ, अभी तक तो प्रोटॉन की बात ही नहीं हुई, आगे होगी। गुड। तो ये जो एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट है, उसमें एनर्जी है En। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth state, of course nth state is higher state, and EP is the energy of electron in pth state। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट एनर्जी का भी इमिट होता है। atom emits energy in the form of packets whenever electron of the atom makes a transition from very good higher energy state to। हाँ, लेकिन कितना एनर्जी इमिट करता है? द एनर्जी इमिटेड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द टू लेवल्स। द एनर्जी इमिटेड इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इमिटेड, कितना एनर्जी इमिट हुआ? एनर्जी इमिटेड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज। किसका एनर्जी? इलेक्ट्रॉन का, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टू स्टेट, इन द टू स्टेट्स। तो जो एनर्जी इमिट हुआ ना, डेल्टा ई, इट इज इक्वल टू En माइनस Ep। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी डिफरेंस अपीयर्स एज अ फोटोन, और फोटोन का एनर्जी क्या होता है? H नो। तो En माइनस Ep इज H नो। यहाँ तक क्लियर? ये बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूला है, क्योंकि इसके ऊपर सब आगे का थ्योरी बेस्ड है। अब जब तुम En माइनस Ep लिखते हो, मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, एनर्जी लिमिटेड। तुम जब Ep माइनस En लिखते हो, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड द इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। गुड। इस पे पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेस्ड है। अब तो आएगा धीरे धीरे। तो ये तीन पॉस्टुलेट है। अभी तीन पॉस्टुलेट इतने इंपॉर्टेंट है। इन तीन पॉस्टुलेट से आप क्या क्या कर सकते हो? इन तीन पॉस्टुलेट से आप
यू कैन प्रिडिक्ट, यू कैन मेक अ इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, क्योंकि अब हमको कम से कम पता है इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, पीथ में भी हो सकता है, nth में भी हो सकता है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पे जाएगा, वैसे वैसे उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बढ़ेगा, मतलब रेडियस बढ़ेगा, बराबर। तो हमको रेडियस का एक्सप्रेशन चाहिए। और हमेशा ऐसा नहीं है, सीढ़ी ऐसा नहीं है, जितना पहला स्टेप था उतना दूसरा स्टेप, उतना तीसरा स्टेप, ऐसा नहीं होता है। द डिस्टेंस इज नॉट फिक्स बिटवीन टू ऑर्बिट्स, वो देखेंगे हम लोग। और एक चीज होगी, देखो ऐसा है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, फोर्स डिसाइड्स व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी डिसाइड्स व्हाट इज द स्पीड। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा, जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्पीड होगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर इस पे आएंगे। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने इसका फोर्स लगाया 2 न्यूटन का। फोर्स ने क्या किया, वर्क किया। तो फोर्स ने ऑब्जेक्ट को मोशन में सेट किया। ये वर्क कहाँ गया, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी मतलब फोर्स से क्या आ गया, एनर्जी। एनर्जी से क्या आएगा, स्पीड। अभी 2 की जगह पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, क्या होगा, सेम चीज होगी, बट द बॉडी विल नाउ मूव विथ हायर स्पीड। अब इसको तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या फिर तुम बेसिकली इसको लाओ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में। इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से पास में हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, बराबर। तो जितना इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है उतना ही उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो एनर्जी ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा। इसका कनेक्शन पूरा अगले टॉपिक के साथ है, मैं इसलिए बेसिक बिल्ड कर रहा हूँ आपका, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एनर्जी ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा, हाँ ज्यादा होगा। अभी इसको हमको पहले इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, उसके बाद हम डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमको सबसे पहले फाइंड करना है रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। क्या है अगला टॉपिक का टाइटल, क्या है, आई डोंट रिमेम्बर। रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। एंड ऑफ कोर्स आई विल नॉट राइट डाउन ऑल द थ्योरी हियर। अभी इसके आगे कम से कम 2-3 टॉपिक में ना सेम सेम चीजें लिखनी है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस विथ सम, बोल दो प्रोटॉन नंबर जेड, एटॉमिक नंबर जेड, राइट। नहीं बोलोगे तो भी चलता है, नहीं बोलोगे तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन एटम होता है वो। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ये तो रहेगा ही, ठीक। हमने जो पहले 2 पॉस्टुलेट्स बनाए ना, वो 2 पॉस्टुलेट से आपका रेडियस का इक्वेशन बनता है। तो व्हाट वाज द फर्स्ट पॉस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्टुलेट, तो अगर देखो इसको याद ऐसे रखते हैं, अगर हमको रेडियस का डेरिवेशन चाहिए तो वो जो सेंटेंस बोला वो लिख देना। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द न्यूक्लियस। We know that according to first postulate of Bohr, centripetal force is equal to electrostatic force between electron and nucleus. Centripetal force is mv square by r. This is 1 upon 4 pi epsilon 0 z square by r square. बराबर। तुम्हारा इंटरेस्ट था आर फाइंड करने में, एक काम करता हूँ, पहले तो इसमें से एक आर उड़ा देता हूँ, गया, उड़ गया, गुड। तो यहाँ से मिल गया वी स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ए स्क्वायर बाय एम आर, ये एम इधर आ गया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट क्या बताता है सेकेंड पोस्टुलेट, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। मैंने इसलिए पता काम में आएगा ये। तो v इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई 1/mr, squaring on both sides, v square equal to n square h square upon 4 pi square 1/m square r square। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है सेम, तो राइट हैंड साइड भी होगा सेम। तो यू विल हैव फ्रॉम 1 and 2,
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन, हाँ, एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अभी एक जो चीज जो बहुत कंफ्यूज करती है, क्योंकि होता है ना लिखते वक्त इधर जेड आया उधर जेड नहीं आया। पहला पॉस्टुलेट तुमको फोर्स बताता है, फोर्स दो चार्ज पार्टिकल्स में होता है, उसमें से एक चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस था तो वहां से जेड आ गया इक्वेशन में। दूसरा पॉस्टुलेट तुमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की बात करता है, वहां पर न्यूक्लियस की बात ही नहीं हो रही, तो वहां पर जेड आएगा क्या? नहीं आएगा। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, फिर सोचने बैठ जाते हैं इधर जेड क्यों नहीं आया इधर क्यों आया, तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू थिंक। एक एम आर कैंसल हो गया, एक 4 पाई, अच्छा 4 पाई तो एक ही था, इधर एक ही था ना, हाँ। तो ये 4 पाई, ये 4 पाई, ये और ये हो गया कैंसल। हमको क्या चाहिए था? आर। आर को इधर लाओ, बाकी सबको शिफ्ट कर दो, तो आर आ गया जेड, जेड ई स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर में आखिरी में लिखने वाला हूं अपॉन पाई, आगे एप्सिलॉन 0। जेड डिवाइड होगा, चलो डिवाइड कर लेंगे, ई स्क्वायर भी डिवाइड होगा तो डिवाइड कर लेंगे, हो गया। आर इक्वल टू, चलो मैं वापस लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, नो इश्यूज नो इश्यूज, सिर्फ आर को इधर लाया, जेड ई स्क्वायर वहां गया, और कौन था? पाई, और कौन था? एम, ठीक। उधर क्या रह गया? एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर एम स्क्वायर, ये बन गया आपका रेडियस। देखो बराबर है क्या? है, यही आएगा ना, एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड, सही है, यही है, यही आएगा। हाँ लेकिन व्हाट इज एन हियर? नहीं, वन नहीं है, व्हाट इज एन हियर? ऑर्बिट नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है उसका नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैं सिर्फ इसको लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ? आर सफिक्स एन, दिस इज रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। क्या बोलोगे इसको? रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। अब एक काम और करते हैं, इसको है ना सिर्फ एन स्क्वायर को साइड में लिख लेते हैं अलग से, बस। और ये जेड भी तुम फिलहाल साइड में रखो, फिलहाल उसका एक रीजन है, बताता हूँ, ठीक, बराबर। अब पहले मैं फर्स्ट ऑर्बिट का और हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम मतलब जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक। और हाइड्रोजन एटम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फॉर हाइड्रोजन एटम यू हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन दैट इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू, ठीक। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर पाई एम। यहाँ तक क्लियर? अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में था हाइड्रोजन एटम के, उसका इक्वेशन बन गया एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर पाई एम। यहाँ पे सभी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट 8.85 into 10 raised to minus 12, h कांस्टेंट 6.6 into 10 raised to minus 34 कांस्टेंट, e 1.6 into 10 raised to minus 19 कांस्टेंट, पाई तो कांस्टेंट ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलती है एंगस्ट्रॉम में, 0.5371, r इक्वल टू 0.5371 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, बराबर। यहाँ तक क्लियर? इसको एक नाम दे देंगे, क्या नाम दिया है? दिया होगा ना, कहीं पे आर नॉट बोलते हैं, आर्नोल्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, आर नॉट बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर आर्नोल्ड आ जाएगा, वो इट्स नॉट आर्नोल्ड, आर नॉट, R0 नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कहीं कहीं लिखते हैं इसको R0 बोल देते हैं, R0, तो कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रखेंगे। कमिंग बैक टू दिस इक्वेशन ऑफ Rn, ये जो Rn का इक्वेशन था, ये जो Rn का इक्वेशन था, इसमें ये जो है ये कौन है? हाँ, मतलब ये बेसिकली R1 है, तो बुक तो बुक कहीं आर नॉट बोला है, कहीं R1 बोला है, तो मैं R1 बोल देता हूँ, ठीक है, बराबर। तो इफ यू सी रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट
is directly proportional to n square and inversely proportional to z. यहाँ तक क्लियर? पहली बार में थोड़ा नहीं भी हो, लेकिन आई विल रिपीट अगेन देन यू विल अंडरस्टैंड. अब देखो इसका लॉजिक क्या है. मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले बताया कि पहले ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट, चौथे ऑर्बिट, इन सब में इक्वल स्पेसिंग नहीं होता है. दिख रहा है? एन स्क्वायर रिलेशन है, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. तो स्क्वायर का टर्म कैसे आती है? 1 4 9 16, राइट. तो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन दूर होगा. और सिर्फ दूर मतलब दो ऑर्बिट में डिस्टेंस इज नॉट लीनियर, इट इज क्वाड्रेटिक. ओके, बराबर? यहाँ तक क्लियर? पक्का? राइट. तो जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उतना रेडियस बढ़ेगा. बढ़ रहा है क्या? यस. अब ये इनवर्स रिलेशन विद जेड क्यों आया, ये भी सोचो. थिंक, व्हाट इज द जेड नंबर, व्हाट डज इट इंडिकेट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सही है. अब सोचो, अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ाऊं, मतलब मैं जेड नंबर 1 से 2 करूं, 2 से 3 करूं, 3 से 4 करूं, 4 से 5 करूं, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस? ज्यादा, है ना? पहले पहले एक ही प्रोटॉन था न्यूक्लियस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन था. अब 2 प्रोटॉन कर दिए, फोर्स बढ़ गया, क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Z1 इंटू Z2. फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा? छोटा होगा. तुमने और Z नंबर बढ़ा दिया, 3 प्रोटॉन डाल दिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी बढ़ेगा. तो जितना Z नंबर बढ़ते जाएगा, फोर्स बढ़ते जाएगा, फोर्स बढ़ेगा, तो उतना ही रेडियस कम होगा. तो रेडियस और Z का रिलेशन क्या आना चाहिए था? बराबर है. आता क्लियर? तो अगर तुम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करोगे तो तुमको फिर ये Z का रिलेशन नहीं समझ पाओगे, क्योंकि Z की वैल्यू 1 होती है उधर. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? गुड. अब यहीं से तुम यूजिंग द इक्वेशन ऑफ आर यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द स्पीड. कैसे? तो ये स्पीड का इक्वेशन था हमारे पास, NH/2 1/mr. पे काम करते हैं, इसके इक्वेशन में आर के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. और अभी मेरा एक्सपेक्टेशन तुमसे ये है और रहेगा, एक बार तुमने इक्वेशन डिराइव कर लिया ना, तो तुमको ऐसा ऐसा याद रहना चाहिए. व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर आर in terms of constants? Epsilon 0 h square n square upon pi m e square और z. ऐसा भी याद रहना चाहिए. पाई पाई हो गया कैंसल, एक NH हो गया कैंसल. बाकी कुछ कैंसल हुआ क्या? नहीं. नहीं हुआ ना? पक्का देख लो एक बार. तो v इक्वल टू क्या आया? पाई ए स्क्वायर. जेड और एन को अलग ही रखना, 2m एप्सिलॉन 0 h. चेक करो, यही है क्या? पाई कट हो गया. ओके, पाई कट हो गया. ठीक, ध्यान है. गुड. ये हो गया पाई कट, ये हो गया m भी कट. तो m आएगा क्या? पक्का? श्योर श्योर? यस और नो? नो. तो ऐसा आएगा, ऐसा है e²/2 है ना ऐसा? हाँ. तो मिल गया आपको ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्बिट? nth ऑर्बिट. बराबर. अब ये पूरा कांस्टेंट है, e²/2 क्या है? कांस्टेंट है. तो स्पीड किसको प्रोपोर्शनल हो गया? Z/n. अब इसको भी उसी हिसाब से सोच के देखते हैं. अगर Z बढ़ता है, प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, तो फोर्स बढ़ेगा. फोर्स बढ़ा तो एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ा तो स्पीड बढ़ता है. तो बराबर आ गया रिलेशन. सही है? करेक्ट. अगर मैं Z कांस्टेंट रख देता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज करता हूँ, n बढ़ना मतलब डिस्टेंस बढ़ना, डिस्टेंस बढ़ना मतलब फोर्स कम होना, फोर्स कम होना मतलब स्पीड कम होना. तो ये भी बराबर है. तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. बराबर. तो यहाँ तक यू शुड बी एबल टू ऑल्सो थिंक. सिर्फ लिखने का मतलब नहीं निकलता है. तो अगर इफ यू रीड केयरफुली, नोट्स बहुत ही प्रिसाइज है, एकदम छोटा छोटा छोटा. डोंट वरी, आई विल लीव यू ऑन टाइम. है मेरे पास पूरे 7 मिनट है, जिसमें से मैं हर दिन 5 मिनट जल्दी छोड़ता हूँ.
ठीक है, आज 3 मिनट जल्दी छोड़ूंगा, तो 4 मिनट है। तो अगर मुझे रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट चाहिए, तो आई टोल्ड यू पोस्टुलेट नंबर 1 एंड पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 1 इज mv² by r इक्वल टू 0 r²। यहां से r कैंसिल कर लो, v² मिल जाएगा 1/4πε0 z² बाय mr स्क्वायर। कैसे, एक आर गया ना, हाँ गया गया, बराबर ना, यस। और सेकंड पोस्टुलेट है mvr इक्वल टू 2π, तो v इक्वल टू nh/2π 1/mr, इसका स्क्वायर कर लिया, तो v² इक्वल टू n²h²/4π² 1/m²r²। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा, तो 1/4πε0 ze²/mr इक्वल टू h²/4π² 1/m²r²। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो r मिल जाएगा। बताओ, ε0 h² n²/π m²/, सही है, चेक कर ले, एक बार चेक कर लो, सही है। Good. और एक स्टेज के बाद याद रहने लगता है, तो दैट इज ओके। ये हो गया वो nth रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। इसमें अगर मैं z की वैल्यू 1 ले लूँ, मतलब मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं फर्स्ट, क्योंकि हाइड्रोजन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में है, तो n इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं n की वैल्यू और z की वैल्यू 1 डालता हूँ तो मुझे मिलता है ε0 h²/πme², बराबर। तो ये सब सब्स्टिट्यूट करने का मिलता है 0.537 एंगस्ट्रॉम, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट n²/z, मतलब रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट is proportional to n² and inversely proportional to z, बराबर। और ऐसा होना भी चाहिए था। फिर अगर मुझे स्पीड, इलेक्ट्रॉन का स्पीड पता करना है इन अ गिवन ऑर्बिट, तो ये Rn का इक्वेशन हम लोग वो v इक्वल टू nh/2π 1/mr में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ε0 h² n²/π m z² नहीं है, z है, तो v इक्वल टू z² एनर्जी में आएगा, जब आएगा तब देखेंगे, अभी छोड़ो, अभी मैं टेंशन लो उसका। ये आ जाता है, क्या कैंसिल हो गया, पाई mm गया, ठीक, क्या आया, NH भी गया, तो क्या आया, e² 2 ε0 h²z/n², है ना। हाँ ओके 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 ओके, गुड गुड, ठीक है अभी, ठीक है, यस। तो दिस इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, बराबर। So that's it for today.